नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी हरियाणा के कैथल के जंगलों में। जो हत्या करवाई थी वो रजिया के भाई बहराम शाह ने ही करवाई थी। किसने करवाई थी? बहराम शाह ने। तो रजिया के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। रजिया के बाद आज हम बात करेंगे बहराम शाह की। तो बहराम शाह रजिया की मृत्यु के बाद 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और ये ज्यादा शासन नहीं कर पाएगा। 1240 से 1242 तक ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाएगा। कौन? 1240 से 1242 तक बहराम शाह। बहराम शाह जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने सोचा कि क्यों हर एक यानी हर बार जो इस सल्तनत यानी दिल्ली की सत्ता को पलटता है तो वो कौन है? वो है दल चालीसा। तो क्यों ना दल चालीसा का कोई हेड बनाया जाए, क्योंकि ये 40 के 40 सरदार जिस साइड मिल जाते हैं सत्ता उसी की हो जाती है। इसीलिए इसने एक पोस्ट बनाई, नायाब ए मुमलकात। इसने नायाब ए मुमलकात जो हेड, एक पोस्ट बनाई जो हेड होती थी दल चालीसा, हेड ऑफ द दल चालीसा। ठीक है, नायाब ए मुमलकात इसने पोस्ट बनाई जो हेड हुआ करती थी दल चालीसा का। और इसका प्रथम नायाब ए मुमलकात इसने बनाया ऐतगीन को। ये वही ऐतगीन है जिसको रजिया सुल्तान ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। ये ऐतगीन इस बहराम शाह का खास व्यक्ति था एकदम। ठीक है, इसीलिए इसने ऐतगीन को क्या बनाया? दल चालीसा का हेड बना दिया, यानी नायाब ए मुमलकात की पोस्ट पर बैठा दिया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो इसके समय में एक और ये घटना हुई कि 1241 ईस्वी में सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स ऑन इंडिया, है ना? सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स ऑन इंडिया, भारत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ। कब? 1241 ईस्वी में। याद रखना कि ये भारत पर तो दूसरा आक्रमण है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उस समय जब पहला आक्रमण 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने किया था तो वो सिर्फ सिंध तक आया था और सिंध से ही वापस लौट गया था। 1241 और 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी हत्या करवा दी गई। किसने करवाई? उस इसी के बड़ा भाई जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बेटे मसूद शाह ने 1242 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी। किसने? मसूद शाह ने। ठीक है, और ये मसूद शाह कौन है? ये मसूद शाह इसी का भतीजा है, इसी के बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा है मसूद शाह। और उसने 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या करवा दी और अब ये स्वयं मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब हम मसूद शाह की। मसूद शाह की बात करें तो मसूद शाह भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएगा। 1242 से 1246 यानी महज 4 वर्ष तक शासन कर पाएगा मसूद शाह। मसूद शाह अगला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का। 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और सिर्फ 4 वर्ष ही शासन करने के बाद, ये ज्यादा होशियार शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक ये भी था, इसलिए उसके समय पर एक सरदार था इसी की सेना में कहें, जिसका नाम था बलबन। ठीक है, इस बलबन की मदद से इल्तुतमिश के बारे में बताया कि इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और इल्तुतमिश का जो सबसे छोटा बेटे था नसरुद्दीन महमूद। उस नसरुद्दीन महमूद ने इस बलबन की सहायता से इस मसूद शाह की हत्या करवाई और खुद नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, इस नसरुद्दीन महमूद ने अपने ही क्या लगा, ये इसका भतीजा लगा, क्योंकि इसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था मसूद शाह। इसकी हत्या करवाई बलबन की सहायता से और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया नसरुद्दीन महमूद। अब ये दिल्ली सल्तनत पर राज करेगा 1246 से 1265 ईस्वी तक। 1246 से 1265 ईस्वी तक राज कौन करेगा? नसरुद्दीन महमूद राज करेगा। नसरुद्दीन महमूद एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, शांति से को पसंद थी, इसलिए ये ज्यादा राजपाट में मोह नहीं रखता था, राजपाट में इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं लेता था। इसीलिए इसने अपना सारा का सारा जिम्मा ही किसको दे रखा था? बलबन को दे रखा था। क्योंकि
बलबन ने इसकी सहायता की थी राजा बनने में, इसलिए सबसे पहले इसने पीएम यानी वजीर नियुक्त कर दिया। किसको? बलबन को अपना वजीर बना लिया। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उलूग खां, खानों का खान बोलते हैं इसको, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, यानी बहुत ही अच्छा शासक होता है, उसको कहते हैं, है ना, उलूग खां। उलूग खां की उपाधि दी किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। किसको? बलबन को। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये बलबन इतना होशियार था, इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता था किसमें? अपने राजपाट में, इसलिए बलबन ही, यानी मेन जो इनडायरेक्टली अगर कहें तो राजा कौन था? राजा ही बलबन था। इतिहासकार कहते हैं कि इसने बड़ी अच्छे तरीके से, बलबन ने 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष तक तो नसरुद्दीन महमूद का पीएम बनकर यानी वजीर बनकर दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। और जैसे ही नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी 1265 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में जब इसकी नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी तो नसरुद्दीन महमूद के जितने भी उत्तराधिकारी होंगे सबकी हत्या करवा देगा ये बलबन, और स्वयं अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1265 से 1287 तक लगभग 20 वर्षों तक शासन करेगा। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि बलबन बहुत ही चालाक खोपड़ी का इंसान था, क्योंकि इसने जानता था कि नसरुद्दीन महमूद इतना मतलब अच्छा शासक नहीं है, फिर भी ये इसी के अंडर में काम करता रहा। 20 वर्षों तक इसका वजीर बना रहा और एक मौके की तलाश में था कि कब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो और वह स्वयं को सुल्तान स्थापित कर सके। और ऐसा समय आया 1265 ईस्वी में, जब बलबन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इसके सभी उत्तराधिकारियों की हत्या करवा देगा और 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। कौन? बलबन। बलबन ने अपना राज तिलक दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर करवाया। कहां पर? इसने दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर अपना राज तिलक करवाया और गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद बात करें तो सबसे पहले काम इसने क्या किया? ये जानता था, या ये समझदार बहुत था, तो ये जानता था कि यहाँ पर यानी इस दिल्ली सल्तनत में जो भी उठक पटक होती है वो किसके आदेश पर होती है? दल चालीसा के आदेश पर होती है। ये दल चालीसा जिस साइड मिल जाता है उसी साइड दिल्ली सल्तनत है, उसी साइड दिल्ली की सत्ता पहुंच जाती है। इसलिए इसने सबसे पहले इसी दल चालीसा का अंत करवाया। क्या करवाया इसने? इसी दल चालीसा का अंत करवा दिया। इसने दल चालीसा को एक मिशन पर भेजा, 40 के 40 सरदारों को एक मिशन पर भेजा और पीछे से सेना भेजकर इस दल चालीसा का अंत करवा दिया। किसने? इसी बलबन ने। उसके बाद अब जब इसने ये दल चालीसा का अंत करवाया और इसने सारे के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवाई दी थी, इसलिए दिल्ली की जनता क्या करने लगी? दिल्ली की जनता इसके खिलाफ विद्रोह करने लगी। जब दिल्ली की जनता इसके खिलाफ विद्रोह करने लगी तो ये बहुत चालाक था, ये जानता था, क्योंकि ये पहले ही 20 वर्ष तक राजा के पद पर न रहकर भी एक राजा का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए इसने जानता था कि दिल्ली की जनता मानेगी कैसे, समझेगी कैसे, इसलिए इसने लौह व रक्त की नीति चलवाई। इसका मतलब क्या है? यानी जो भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ या जो भी मेरे खिलाफ, जो भी राजा के खिलाफ अगर विद्रोह करेगा तो उसको डायरेक्ट पहली बार तो समझाया जाएगा, लेकिन दूसरी बार उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कोई रियायत नहीं होगी, किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, सीधा उसको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। इसने लौह व रक्त की नीति चलवाई। इसने कहा कि ये जो सुल्तान होता है ये खुदा का बंदा होता है, यानी इसलिए इसने सिजदा व पैबोस प्रथा का शुरुआत की इसने। सिजदा का अर्थ क्या होता है? यानी सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। ठीक है, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। और पैबोस का अर्थ क्या होता है? पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना। इसलिए जहां इसने बोला कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही खुदा हूं तुम्हारे लिए, मैं खुदा का ही बंदा हूं। सिजदा यानी जब भी मैं आऊंगा या जब भी तुम लोग मेरे सामने आओगे तो सबसे पहले सिजदा करोगे, यानी घुटनों के बल बैठकर अपने सिर को झुकाओगे। और उसके बाद दूसरा काम क्या है? पैबोस यानी पैरों को चूमोगे। ये उसने चालू किया। ठीक है, इसने एक
और त्योहार स्टार्ट किया, एक पर्व, एक त्योहार इसने स्टार्ट किया जिसको नाम दिया नवरोज। क्या नाम दिया? नवरोज। इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की। और ये नवरोज कुछ और नहीं, ये फारसी नववर्ष है, पर्शियन न्यू ईयर है, जो अभी भी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को। ठीक है। उसके बाद बलबन के ही समय थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स हुआ, यानी मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। कहां पर? दिल्ली सल्तनत पर दूसरा और भारत पर तीसरा। थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स कब हुआ? ये 1287 में, 1287 में ही क्या हुआ? थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स हुआ, यानी मंगोलों का भारत पर तो ये तीसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर दूसरा ही आक्रमण था। 1287 में यह अटैक हुआ। इसी अटैक में वैसे तो ये बलबन बहुत ज्यादा मजबूत था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, खुद को जब भी मन चाहता था किसी की भी हत्या करवा देता था। लेकिन जब इस तीसरे अटैक में, मंगोलों द्वारा किए गए तीसरे अटैक में इसके बेटे शहजादा मोहम्मद की जब हत्या हुई, शहजादा मोहम्मद की हत्या हो गई, तो इसी वियोग में, इसी पुत्र वियोग में 1287 ईस्वी में ही बलबन की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। वैसे तो ये बहुत मजबूत दिखने की कोशिश करता था, लेकिन ये अंदर से इतना कमजोर था कि जब इसके बेटे शहजादा मोहम्मद की हत्या हो गई इस थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स में, यानी मंगोल द्वारा किए गए तीसरे आक्रमण में, तो ये अपने ही पुत्र के वियोग में बलबन की मृत्यु हो गई। यहाँ बलबन की कहानी खत्म हो गई। अगर बलबन के समय में एक इंपोर्टेंट बात यह आती है कि इसका जो दरबारी कवि है, इसके दरबारी कवि में अमीर खुसरो और हसन अमीर, यानी अमीर हसन का नाम आता है। हसन अमीर लिखो या अमीर हसन लिखो। ये दो दरबारी कवि इसके समय में काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। हालांकि अमीर खुसरो का कार्यकाल बहुत लंबा रहेगा, ये तुम्हारे खिलजी वंश में भी चलेंगे। अमीर खुसरो की बात करेंगे पर्टिकुलरली हम। ठीक है। तो बलबन के समय में दो दरबारी कवि अमीर खुसरो और हसन अमीर या अमीर हसन। अब बलबन की मृत्यु के बाद, जब बलबन के बेटे की तो मृत्यु हो ही गई थी, तो अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा बलबन का ग्रैंडसन, बलबन का पोता कैकुवाद। कौन? कैकुवाद। 1287 से 1290 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत पर कौन राज करेगा? बलबन का ही पोता, बलबन का ही ग्रैंडसन कैकुवाद एक अयोग्य शासक था, एक नशेड़ी प्रवृत्ति का था, है ना? नशेड़ी प्रवृत्ति का था, यानी नशे में ये मग्न रहता था। ये इसको राज्य की कोई चिंता नहीं थी, कहाँ क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए बहुत जल्दी ही इसका विनाश हुआ 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और बलबन की अगर बात करें तो बलबन में एक पॉइंट मिस हुआ है कि बलबन की मृत्यु दिल्ली में हुई, इसलिए बलबन का मकबरा यानी टॉम्ब जो है वो दिल्ली में ही है। 1290 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि इसका जो बेटा था कैमुर्ज, वो महज 3 वर्ष का था, 3 साल का था। इसलिए जब 1290 में इसकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत में हड़कंप मच गया कि अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसी अवसर का फायदा उठाना चाहता था कौन? यहाँ पर अफगानिस्तान में वहीं गजनी से आया एक तुर्क सरदार जो कबीलों का सरदार हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक फिरोज। इसको जब पता चला कि 1290 ईस्वी में किसकी कैकुवाद की मृत्यु हो गई है, तो अब दिल्ली सल्तनत पर कोई राज करने वाला नहीं है, तो इसने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। इसने कहा चलो दिल्ली पर कूच करते हैं। और इधर तब तक जल्दबाजी में यहाँ पर कैमुर्ज को यानी इस 3 साल के बच्चे को ही, 3 से 4 साल का ये महज बच्चा था, और इसी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है। ताकि दिल्ली की गद्दी क्या ना हो, सूनी रहे, खाली ना रहे। तो इस कैमुर्ज का राज तिलक करवा दिया। कब? 1290 में ही, कैकुवाद की मृत्यु के बाद। और जैसे ही मलिक फिरोज को पता चला कि ऐसा हुआ है,
मलिक फिरोज ने अटैक कर दिया दिल्ली सल्तनत पर, और इस कैमुर्स की, क्योंकि पता था कि यही कैमुर्स ही उत्तराधिकारी है, इसलिए इसने कैमुर्स की हत्या कर अब स्वयं दिल्ली को हत्या लेगा, यानी दिल्ली की गद्दी पर अब ये स्वयं कौन बैठेगा, मलिक फिरोज बैठेगा। और ये मलिक फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या हम पढ़ेंगे? खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में जो सेकंड डायनेस्टी है, दूसरा वंश है खिलजी वंश, इसका स्थापना कौन करेगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात की गुलाम वंश की जो एंडिंग है, गुलाम वंश के जो अंतिम रूलर्स हैं, बलबन तक ही दिल्ली सल्तनत, यानी बलबन ने जब तक शासन किया तब तक दिल्ली मजबूत थी, स्ट्रांग थी। उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन था कैकुवाल, वो भी नशेड़ी प्रवृत्ति का था, दिल्ली की सत्ता को संभाल नहीं पाया, और उसके बाद उसका बेटा तो छोटा ही था, महज 3 वर्ष का था, और इसी का फायदा उठाया इस मलिक फिरोज यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और दिल्ली की गद्दी पर अब खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो यहाँ पर गुलाम वंश का दी एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश अगली क्लास में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।